एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लॉ एंड जुडिशरी क्लासेस में। मैं शिवांगी गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से जारी रखते होंगे। आज हम बात करेंगे नुकसानी अधिकार या रूढ़ि के लिए सुसंगत तथ्य क्या होते हैं और जानेंगे कि कैसे कैसे एमसीक्यू बनाए जाते हैं हमारे इस टॉपिक से। और आज हम लोग स्वीकृति तक जो है संभवतः देखेंगे पूरे एमसीक्यू को, जो कि हमारा आज का जो एमसीक्यू है वो हमारा जो है होने वाला है आपका सेक्शन 10 से लेकर के 21 तक का। ठीक है, 10 से 21 तक के जितने भी एमसीक्यू बनते हैं इन सबको हम लोग आज के एमसीक्यू वाले सीरीज में डील करेंगे और जानेंगे कि कैसे कैसे एमसीक्यू बनाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए जुड़ जाइए आज की क्लास से। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो आए समय समय पे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही साथ एक और चीज कि जैसा कि जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उनको पता है और जो ये सीरीज देखते आ रहे हैं उनको भी पता है कि क्लास शुरू करने से पहले मैं अपना फेस वाला रिकॉर्डर हटाऊंगी और जैसे ही क्लास खत्म होने वाला होगा मैं वापस से हाजिर होंगी वीडियो के पर। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के ये क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी चीज, अगर आपको मेरे साथ जुड़ करके पढ़ना है तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और इसके लिए जो है बहुत सारे बैचेस चलाए जाते हैं, जैसे कि आपके एलएलबी के सेमेस्टर के लिए ठीक है रिकॉर्डेड बैच चलाए जा रहे हैं जो मात्र 1000 रुपए में है। और अगर उसका केवल और केवल आपको पीडीएफ लेना है सेमेस्टर का, एक सेमेस्टर का, तो मात्र 500 रुपए में फीस। और अगर आपको मेरे साथ 1 to 1 पढ़ना है एलएलबी के सेमेस्टर के लिए तो उसकी कीमत 5000 रुपए है। ठीक है, 5000 रुपए रखी गई है, चाहे आप ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन। ठीक है, वैसे ही यूपी एपीओ जुडिशरी की मंथली बैचेस चलाए जाते हैं मात्र 700 रुपए में। और अगर आपको यूपी एपीओ के लिए केवल प्री को टारगेट करते हुए पढ़ना है तो उसकी कीमत मात्र 5000 रुपए रखी गई है, जिसमें हम लोग पूरी तरीके से सारे पांचों जो आपके पेपर हैं उसको कवर करेंगे, प्लस जीके जीएस को भी कवर करेंगे। ठीक है, और अगर आप यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस या यूपी एसआई, आरओ के लिए पढ़ना चाहते हैं लॉ के पेपर या जीएस, तो उसकी भी फीस मंथली मात्र 500 रुपए रखी गई है। कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो आप क्लास से जुड़ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यही एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी थी मुझे आप लोगों को। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखा जाए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन कहता है कि बीएसए की कौन सी धारा न्यायालय को नुकसानी की राशि निर्धारित करने के लिए सक्षम बनाती है? कौन बनाती है? सेक्शन 10। ठीक है, धारा 10 जो है वो इसके बारे में बात करता है। नेक्स्ट है, लिखा है कि जब अधिकार या रूढ़ि का प्रश्नगत हो तो बीएसए का कौन सा जो सेक्शन है वो लागू होता है। ठीक है, अधिकार और रूढ़ि के प्रश्नगत होने पर ये आपसे पूछ रहा है, तो कौन सा सेक्शन है आपका? सेक्शन नंबर 11। ठीक है, धारा 11। नेक्स्ट लिखा है कि यह स्थापित करने के लिए रूढ़ि का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है। क्या साबित करने के लिए बताइए, क्या स्थापित करने के लिए नहीं दिया जाएगा? कोई आपराधिक मामला। ठीक है भाई, ऐसा थोड़ी है कि कोई प्रथा आ रहा है कि हम आपराधिक एक्टिविटी करेंगे, है ना, ऐसा तो कोई प्रथा चला आता नहीं है। ऐसे ही प्रथा को हम कानून के रूप में मान्यता देते हैं जो लंबे समय से जो है लोग यूज कर रहे हैं और वो लॉफुल हो, है ना। इलीगल रहेगा तो वैसे ही लोग नहीं मानेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका कि बीएसए का जो सेक्शन 11 है किस पर लागू होता है ना, किस पर लागू होता है ये पूछा, तो सभी
क्या ऑल ऑफ, सभी पे लागू। नेक्स्ट, बहुत जल्दी जो है मैं एमसीक्यू जो है आपका, ये सीरीज खत्म होने के बाद अगर किसी को इंग्लिश या हिंदी में प्रॉब्लम होता है तो मैं दोनों फॉर्मेट में लाने का पूरा प्रयास करूँ। ठीक है, बताइएगा कि ये जो हम बताए हैं, ये जो मेरा प्रयास है कैसा लग रहा है, और आप चाहते हैं क्या कि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों फॉर्मेट में लेकर के आऊँ क्लासेस, तो बताइएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे। लिखा है मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तत्व। ठीक है, अब कह रहा है कि इस बारे में बताता कौन है। लिखा है पहला क्वेश्चन कि मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तत्व VSA की धारा किस धारा में रेलेवेंट है, सुसंगत है, ये पूछ रहा है। कहाँ है धारा? 12। नेक्स्ट, लिखा है BSA की धारा 12 के तहत मन की दशा के अस्तित्व को दर्शित करने वाले तत्व कैसे हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो मन के विशिष्ट दशा है ना, सामान्य दशा को नहीं, विशिष्ट दशा जो उस फैक्ट से रेलेवेंट हो, है ना, जो आपके जो है विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से रेलेवेंट होना चाहिए, है ना। तो वो कैसा रहेगा? विशिष्ट प्रकार का। भाई आप जो है कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, है ना, किसी तरीके का, तो सामान्यतः तो आप भाई अपना काम करते रहते हैं, लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें आप जो है कुछ अलग तरह का भाव दिखा रहे हैं, तो वो जो भाव है वही क्या है? विशिष्ट दशा है। ठीक है, मन की, और वही क्या हो जाएगा? अगर वो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से रेलेवेंट है तो मान लिया जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या है? विशिष्ट दशा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, लिखा है सेक्शन 12 के तहत किसी भी मानसिक दशा के अस्तित्व को दर्शित करने वाले तथ्य निम्नलिखित से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो सभी के, है ना, चाहे आपका इंटेंशन हो, नॉलेज हो, या आपका सद्भाव पूर्वक हो, सबसे। ठीक है, ज्ञान, आशय या सद्भाव। लिखा है जब मन या शरीर या शारीरिक संवेदना की दशा का अस्तित्व विवादक हो तो निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुसंगत है ना। तो कौन सा सुसंगत है बताइए? सब है ना, सब है। सेक्शन 12 देखेंगे आप तो उसमें सारा बताता है। लिखा है धारा 12 के तहत निम्नलिखित में से किसका उल्लेख मन की दशा दर्शित करने के रूप में नहीं हुआ है? किसका नहीं हुआ है बताइए? बाकी सबका तो हुआ है, हेतु का नहीं हुआ है। हेतु कहाँ है? हेतु का ऑलरेडी हम बता चुके हैं, बताइए कहाँ है? इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो भी देख रहे हैं। ठीक है, हेतु का, और मैं वीडियो के लास्ट में बता, पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए पर बी की प्रतिष्ठा को अपहानिकारित करने के आशय से एक लांछन प्रकाशित करके बी की मानहानि करने का आरोप है। ए द्वारा बी के संबंध में पूर्ववर्ती प्रकाशन का तथ्य बी के प्रति ए की ओर से दुर्भावना दर्शाता है, सुसंगत है ना। कैसे सुसंगत है ये पूछ रहा है। पहला लिखा है क्योंकि ए की प्रतिष्ठा को अपहानि पहुंचाने की तैयारी को साबित करता है। दूसरा है विवादित तथ्य की व्याख्या करना आवश्यक है। तीसरा कह रहा है आपका कि बी की प्रतिष्ठा को अपहानिकारित करने का आशय साबित होता है। तो हाँ भाई, मतलब इंटेंशन ही तो साबित होगा कि आप जो है आपका इरादा ही था कि उसको क्या करें, उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करें, है ना। तो इंटेंशन यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेलेवेंट हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, लिखा है कि बीएसए की निम्नलिखित में से किस धारा के तहत किसी व्यक्ति की पूर्व दोष सिद्धि सुसंगत है? पूर्व दोष सिद्धि रेलेवेंट है, पूछ रहे हैं। कहाँ है? तो आपके सेक्शन 12 के स्पष्टीकरण नंबर 2, है ना, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में। नेक्स्ट, लिखा है ए पर चोरी का माल जानते हुए कि वो चोरी का माल है प्राप्त करने का आरोप लगा है। किसका उदाहरण है ये आपसे पूछ रहा है।
बताइए किसका है, सेक्शन 12 का उदाहरण। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है बीएसए की धारा 12 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुसंगत हो जाता है ना। क्या सुसंगत हो जाता है? पहला लिखा है कि मन की दशा दर्शित करने वाले तत्व, सही है। शरीर की दशा दर्शित करने वाले, शारीरिक संवेदनाओं को दर्शित युक्त सभी, क्या ऑल ऑफ दम मिल जाएगा। नेक्स्ट लिखा है ए पर बी को जानबूझकर गोली मारकर हत्या करने का विचारण किया जाता है। जैसा कि इससे पता चलता है यह तथ्य सुसंगत है कि ए ने अन्य अवसरों पर भी बी पर गोली चलाई थी। ये क्या होगा बताइए? इंटेंशन है ना उसका, उसको मारने का, कि भाई पहले भी कई बार गोली चलाए हैं, तो आशय के रूप में ही सुसंगत हो। लिखा है ए पर जानबूझकर गोली मारकर बी की हत्या करने का विचारण किया जाता है। विचारण में क्या असुसंगत है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। पूछ क्या रहा है, ठीक है, सुसंगत पूछ रहा है कि असुसंगत। क्या लिखा है? पहला कि ए को लोगों की हत्या करने के आशय से गोली चलाने का आदत था। फिर लिखा है कि ए ने अन्य अवसरों पर बी को गोली चलाया। ए और बी असुसंगत है, लिखा है असुसंगत नहीं है। तो यहाँ पे जो है ये आदत था, भाई किसी को भी गोली चलाने की आदत होने से भी इस पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर बी पे गोली चलाया होता तो समझ में आता, जैसे कि आपका ये बी है ऑप्शन, ये तो करेक्ट लग रहा है, लेकिन यहाँ क्या पूछा है? असुसंगत, तो यानी यही क्या है? असुसंगत। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, लिखा है एक्स पर जानबूझकर वाई की गोली चलाकर हत्या करने का विचारण किया गया। उसके आशय के संदर्भ में अभियोजन पक्ष ने इस तथ्य को शामिल किया कि एक्स ने पहले एक अवसर पर वाई पर गोली चलाने का प्रयास किया। किस रूप में रेलेवेंट है? ऑप्शन दिख ही नहीं रहा, हाँ अब दिख रहा ऑप्शन, तो सेक्शन 12 के रूप में रेलेवेंट है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए, वो काफी बड़ा है। क्या लिखा है? बी ने ए पर बी को कपट पूर्वक से यह दर्शित करने के लिए वाद दायर किया कि सी दिवालिया नहीं, जिससे डी को सी पर भरोसा करने के प्रेरित किया गया। जो दिवालिया था उसे नुकसान उठाना पड़ा। तथ्य यह है कि उस समय जब ए ने सी को गैर दिवालिया के रूप में दर्शाया था, सी उसके पड़ोसियों और उसके साथ काम करने वाले व्यक्तियों से गैर दिवालिया माना गया। होगा क्या ये पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए, तो ऑप्शन में क्या कह रहा है कि भाई पहले जो है पड़ोसी नहीं जानते थे इस बारे में, तो अब इससे होगा क्या? तो कह रहा है कि ये बात रेलेवेंट है। क्यों रेलेवेंट है? साबित करने के लिए, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि ये जो है सद्भाव पूर्वक काम कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? वापस एक बार समझा दे। देखिए इसमें कह रहा है कि ए जो है वो बी को बताता है कि सी दिवालिया नहीं है, और उससे जो है कुछ सामान वगैरह उसको दे दिया गया। बाद में पता क्या चलता है कि वो था और इसको नुकसान हो गया है। तो लेकिन पता क्या चल रहा है इसमें कि ए जो है वो सद्भाव से काम किया था, उसको पता ही नहीं था। ठीक है, तो इस वजह से ये बात क्या हो गया? रेलेवेंट हो गया कि पड़ोसी भी नहीं जानते थे उसके बारे में, इतना होशियार। ठीक है, चलिए लिखा है कि क्या गलत है ये आपसे पूछ रहा है। पहला लिखा हुआ है कि ऐसे मामले में जहां ए पर एक विशेष चोरी की हाथ घड़ी प्राप्त करने का आरोप है, यह जानते हुए कि वह चोरी की, यह तथ्य सुसंगत है कि उसी समय उसके पास चोरी की अन्य वस्तुएं भी थी। सही बात है, रेलेवेंट तो है ये बात। दूसरा क्या कह रहा है? ऐसे मामले में जहां ए पर बी की जानबूझकर गोली मार के हत्या का विचारण किया गया, यह तथ्य सुसंगत है कि ए को हत्या करने के आशय से गोली चलाने का आदत था। अभी हम बताए हैं ना, ये जो बात जहां लिख दिया कि उसको गोली चलाने का आदत था, अगर ये कहता कि बी पे जो है इसके पहले भी कई बार गोली चलाया था तो वो रेलेवेंट हो जाता। लेकिन अगर ये कह रहा है कि उसको आदत था, तो यही बात गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है।
क्वेश्चन है, न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह है कि क्या दस्तावेज एक्ट ए की वसीयत है, निम्नलिखित में से क्या सुसंगत है। पहला लिखा है कि ए ने वसीयत बनाने के संदर्भ में अधिवक्ताओं से परामर्श किया था, सही है। दूसरा कह रहा है कि ए ने वसीयत के ड्राफ्ट तैयार कराए थे जिसमें उसने मंजूरी नहीं दी थी, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि ए ने अपनी संपत्ति के मूल्य के बराबर पूछताछ की थी, ये उसने वसीयत की है, ये भी सही है। यानी कि ऑल ऑफ दिस है ना, रुद्ध सभी। क्वेश्चन है, ए ने वाई के कुत्ते द्वारा हुई क्षति के लिए वाई पर वाद दायर किया। एक्स वाई जानता था कि कुत्ता जो है क्रूर है और पहले भी जो है कुछ लोगों को काट चुका है। अब ये बात क्या है, ये बात रेलेवेंट है। अब आपके दिमाग में आएगा कि वो आदत उसको था गोली चलाने का, तो वो रेलेवेंट नहीं हुआ। ये कैसे रेलेवेंट हो गया? तो भाई वो मारने के लिए किसी को कर रहा है ना, भाई वो इंसान है और इंसान जो है वो सबको थोड़ी गोली चलाता चलेगा, वही है ना ऐसा। वो तो भाई जिसको मारना चाहता है उसी को गोली चलाएगा, लेकिन ये कुत्ता है, इसके पास क्या बुद्धि विवेक है, ये जिसको देखेगा उसी को काटेगा अगर काटने वाला है, ठीक है। और पहले भी अवसरों पे काटा था, इसका मतलब ये क्रूर है, इसको बंद करके बांध के रखने की जरूरत थी और ऐसे ही छोड़ दिया गया। तो ये बात रेलेवेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसके। नेक्स्ट लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बीएसए के अंतर्गत सुसंगत नहीं है, ये पूछ रहा है, ठीक है। पहला देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है, जहां अभियुक्त पर एक्स की हत्या का आरोप लगाया गया, तथ्य यह है कि अभियुक्त को लोगों पर गोली चलाने की आदत थी। अब यही पकड़ लीजिए, हम बोले है ना पहले, आदत थी, है ना, यानी यही क्या है, गलत है, ठीक है। बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही मिल गया हमको। चलिए, फिर भी मन करे तो आप ये पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है। लिखा है, प्रश्न यह है कि क्या कोई विशेष पत्र ए तक पहुंचा। तथ्य यह है कि इसे नियत समय पर पोस्ट किया गया था और अनाम पत्र कार्यालय के माध्यम से कभी वापस नहीं आया। अब ये बात क्या है, ये बात रेलेवेंट है भाई। अगर जो है उस इंसान के पास नहीं पहुंचा, इसका मतलब हम क्या मानेंगे, जिसने पोस्ट किया उसके पास पहुंच गया। अगर नहीं पहुंचता तो वापस तो आता ना, आया ही नहीं कभी, इसका मतलब पहुंच चुका है, यही मान के चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग आते हैं किस पे, स्वीकृतियां पे, और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होने वाला है, ठीक है। क्या लिखा है, बीएसए की निम्नलिखित में से कौन सी धारा जो है वो स्वीकृति से संबंधित है। तो 15 से 25। अब आप कहेंगे कि अभी आपने बोला कि 21 तक जो है, सेक्शन 21 तक जो है आप पढ़ाने वाली हैं आज, तो स्वीकृति तो 15 से 25 है। नहीं भाई, ठीक है, स्वीकृति जो है आपके सेक्शन 15 से 21 है प्लस 25 है। बीच का जो है आपका, वो आपका 22 से 24, ये आपका सन स्वीकृति है ना, कन्फेशन। और ये हम नेक्स्ट आपके लेक्चर में लेकर के आएंगे। स्वीकृति सिविल मैटर के लिए है और कन्फेशन जो है यानी कि सन स्वीकृति क्रिमिनल मैटर के लिए, ठीक है। तो आज हम क्या अभी बताएंगे आपको, 15 से 21 प्लस 25, ठीक। कल के जो है टॉपिक में ये हमारा रहेगा सन स्वीकृति 22 से 24 का, और आगे भी एडिशनल जो भी सेक्शन बताना होगा उसमें बताएंगे। क्लियर है? चलिए, तो अब हम लोग शुरू करते हैं ये वाला टॉपिक। क्या लिखा है बता तो दिए ही अब पहले। चलिए, आप ऑप्शन आराम से निकाल लीजिए। क्या लिखा है कि बीएसए के निम्नलिखित में से स्वीकृति और सन स्वीकृति की सुसंगतता से संबंध। अच्छा हाँ, ठीक है, यहाँ लिखा है स्वीकृति और सन स्वीकृति मिला करके पूछ रहा है, तो कहां से कहां तक है, 15 से 25, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि स्वीकृति को परिभाषित किया गया है, कहाँ किया गया है बताइए, धारा 15। नेक्स्ट लिखा है स्वीकृति है, कैसा है, स्वीकृति कैसा हो सकता है ये पूछ रहा है। तो चाहे मौखिक हो, लिखित हो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, कैसे भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सही है, ये आपसे पूछ रहा है, क्या सही है।
लिखा है सिविल विधि, माफ कीजिएगा, स्वीकृति सिविल विधि के तहत दायित्व के किसी भी अधिकार के रूप में की जा सकेगी। कैसे, ये आपसे पूछ रहा है कैसे की जा सकेगी। तो आचरण द्वारा, मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, कैसे, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है स्वीकृति का अर्थ है, क्या अर्थ है स्वीकृति का, तो किसी विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में धारणा दर्शित करने वाले तथ्य क्या होते हैं, स्वीकृति होता है, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं एडमिशन, क्या। और संस्वीकृति को क्या बोलते हैं, कन्फेशन। लिखा है स्वीकृति स्वीकृत मामलों का निश्चायक सबूत नहीं है, लेकिन कार्य करती है। किस रूप में कार्य करती है, ये पूछ रहा है। इसमें करती है विबंध के रूप में, और ये बताता कौन सा सेक्शन है, 25 बताता है, ठीक है। 25 का हेडिंग है ये बात, ठीक है। चलिए, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है स्वीकृति के समय। तो अभी हम लोग देखे थे ना कि स्वीकृति जो है वो निश्चायक सबूत नहीं है, लेकिन क्या कर सकता है, विबंध के रूप में काम कर सकता है, ठीक है। विबंध के बारे में कहां से कहां तक बताइए, तो सेक्शन आपका बीएसए का 121 से 123 तक है संभवतः। और निश्चायक सबूत का डेफिनेशन कहाँ है, परिभाषा, तो सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी जो है वो निश्चायक सबूत के बारे में, ठीक है। चलो, लिखा है कि बीएसए की निम्नलिखित में से कौन सी धारा कार्यवाही में पक्षकारों या अभिकर्ता की स्वीकृति से संबंधित, कौन सी धारा है, सेक्शन 16, ठीक है, धारा 16। लिखा है बीएसए की निम्नलिखित में से कौन सी धारा उन व्यक्तियों की स्वीकृति से संबंधित है जिसकी स्थिति को वाद के पक्षकार के विरुद्ध साबित की जानी, कौन बताता है, धारा 17 बताता है, ठीक है। एक एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है इसका। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से संदर्भित व्यक्तियों की स्वीकृति से संबंधित है, कौन है, धारा 18 है ना। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेफरी का सिद्धांत है, ठीक है, रेफरी का सिद्धांत, ठीक है। लिखा है किसी अभिकर्ता द्वारा कार्यवाही में किसी पक्षकार से किया गया कथन संस्वीकृति है, ठीक है। कब है ये आपसे पूछ रहा है, तो यदि न्यायालय मामले की परिस्थिति के तहत मानती है कि अभिकर्ता और अभिव्यक्त सुरक्षित रूप से उन्हें करने के लिए अधिकृत है, तब, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज। नेक्स्ट लिखा है बीएसए के अनुसार स्वीकृति में निम्नलिखित के द्वारा किया गया कथन शामिल, क्या शामिल है, ये आपसे पूछा। पहला लिखा है अभिव्यक्त रूप से संदर्भित व्यक्ति, सही है। दूसरा कह रहा है कार्यवाही के लिए किसी पक्ष का अभिकर्ता जो कथन करने के लिए अधिकृत है, ये तो अभी हम लोग देखे हैं, तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि वह व्यक्ति जिसका दायित्व साबित हो, और चौथा कह रहा है कि वह व्यक्ति जो पक्षकारों की विषय वस्तु में अपना हित रखता हो, तो सब सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट लिखा है बीएसए के तहत स्वीकृति कर सकता है, क्या, कौन कर सकता है, ये आपसे पूछ रहा है, कौन करेगा, हितबद्ध व्यक्ति करेगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि बीएसए के तहत स्वीकृति के संबंध में अभिकथनों में से सही को चुन लें, है ना, क्या सही है ये आपसे पूछना, क्या। पहला कह रहा है आपसे कि कार्यवाही के पक्षकार द्वारा स्वीकृति की जा सकती है, सही बात है। दूसरा कह रहा है कि स्वीकृति केवल उन पक्षकार के अभिकर्ता द्वारा की जाएगी जो स्पष्ट रूप से अधिकृत है। तीसरा कह रहा है कि प्रातिनिधिक परिस्थितियों में वाद दायर करने वाला व्यक्ति उस परिस्थिति
के रहते हुए भी स्वीकृति कर सकता है। अब यहाँ जो ये शब्द केवल आ गया है ना, इसी से ये गड़बड़ हो गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए और माफ कीजिएगा, मतलब पहला और तीसरा जो है वो सही है, दूसरा सही नहीं है। ठीक है, कहाँ लिखा है ये? ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ध्यान से लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्व कथन कब स्वीकृति के रूप में कार्य करती है? ठीक है, तो कब करती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, किसी के हित प्रतिकूल कोई पूर्व कथन साक्ष्य। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है, बीएसए के प्रावधानों के तहत स्वीकृति और संस्वीकृति क्या है? अलग अलग अर्थ रखता है। ठीक है, लिखा है सही उत्तर देना है। सभी स्वीकृतियां संस्वीकृति है, लेकिन सभी संस्वीकृतियां स्वीकृति नहीं। ये बात क्या है? गलत है। इसी को ठीक उल्टा अगर हम कर दे कि सभी संस्वीकृतियां स्वीकृति हैं, लेकिन सभी स्वीकृतियां संस्वीकृतियां नहीं, तो ये बात सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, लिखा है स्वीकृति स्वीकृतिकर्ता को वहां तक बाध्य करती है जहां तक इसका संबंध है। किससे है इसका संबंध? तो तथ्य से। ठीक है, फैक्ट से। फैक्ट का डेफिनेशन कहाँ है बताइए? कहाँ है? सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ। ठीक है, लिखा है स्वीकृति का साक्षिक मूल्य क्या है ना? साक्षिक मूल्य पूछना है, तो विबंध के रूप में। अभी हम लोग देखे हैं ना, कहाँ देखे हैं? सेक्शन 25 की स्वीकृतियां निश्चायक सबूत नहीं होती हैं, लेकिन विबंध के रूप में कार्य करती हैं। लिखा है बीएसए के तहत स्वीकृति के संबंध में अभिव्यक्तियों के बारे में सही कथन चुने, है ना? क्या चुनना है? तो यहाँ पे जो है पहला लिखा है स्वीकृति मौलिक साक्ष्य का भाग है, सही है। दूसरा कह रहा है सामान्यतया स्वीकृतियां स्वीकृतिकर्ता के विरुद्ध प्रयोज्य होती है ना? तो ये भी ठीक है। तीसरा कह रहा है मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का जो अस्तित्व है वो स्वीकृति के रूप में ग्राह्य है। तीनों ही सही है। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है स्वीकृति कौन नहीं कर सकता है? तो कौन नहीं करेगा? सह प्रतिवादी द्वारा। इसका कोई लेना देना नहीं है, बाकी ये तीनों तो है ना? सी नहीं। चलिए, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा असुसंगत कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी है, जो लिखा है हमारा कि किसी ऐसे पक्षकार द्वारा की गई स्वीकृति जिसे वाद के पक्षकार के रूप में संदर्भित ही नहीं किया गया। नेक्स्ट लिखा है ए बी के लिए किराया वसूलने का वचन देता है, बी सी से बी को यह किराया न वसूलने के लिए ए पर वाद ला रहा है। अब होगा क्या इसमें? तो यहाँ पे क्या है? एक स्वीकृति। लिखा है प्रश्न यह है कि क्या ए द्वारा बी को बेचा गया घोड़ा स्वस्थ है? ए बी से कहता है कि जाओ जाके सी से पूछ लो। अब ये जो सी का कहा हुआ चीज है ये क्या है? ये एडमिशन है, स्वीकृति है। ठीक है, क्योंकि आपने क्या कर दिया? रेफर कर दिया। ठीक है, रेफरी का सिद्धांत बताए थे हम, कहाँ है? सेक्शन 18 में। ठीक है, लिखा है सामान्य नियम यह है कि स्वीकृति स्वीकृतिकर्ता के विरुद्ध साबित की जाती है। बीएसए के निम्नलिखित में से कौन सा जो प्रावधान है वो इस नियम का अपवाद प्रस्तुत करता है? क्या ये आपसे पूछा? कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 19 है। क्या धारा? लिखा है बीएसए की निम्नलिखित में से कौन सी धारा यह नियम निर्धारित करती है कि कुछ परिस्थितियों में स्वीकृति करने वाला व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से स्वीकृति की जा सकती है। ठीक है, अब ये जो है कौन सा धारा बताता है? धारा
ऐसा है क्वेश्चन नंबर 27। ए पर चोरी का माल जानते हुए भी चोरी का माल प्राप्त करने का आरोप है। वह यह सबूत पेश करता है कि उसने उन्हें उनके मूल्य से कम पर बेचने से इनकार किया। अब ये बात क्या है? तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए सही है कि ए कथनों को साबित कर सकता है, क्योंकि ये स्वीकृति की प्रकृति में, क्योंकि ये विवादक तथ्यों को प्रभावित करने वाले आचरण के रूप। कैसे कि मान लीजिए चोरी का सामान है तो चोर क्या करेगा? वो तो चाहेगा कि जल्दी जल्दी बेच के खत्म कर दे, भगा दे, खत्म कर दे उसको। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो है कोई सामान रखा है और वो नहीं बेच रहा है जल्दी से कम पैसे में, इसका मतलब क्या कि वो पैसा दे करके खरीदा है ना, और उसको पता नहीं है कि वो चोरी का है। ठीक है, तो ये बात क्या है? रेलेवेंट है, सुसंगत है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है जहाज के कप्तान ए पर उसे भगाने का विचारण किया जाता है। यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिए गए कि जहाज को उसके उचित मार्ग से बाहर ले जाया गया था। ए अपने कारोबार के सामान्य अनुक्रम में उसके द्वारा रखी गई एक पुस्तक प्रस्तुत करता है जिसमें कथित तौर पर उसके दिन प्रतिदिन किए गए कार्य को दिखाया गया, जो यह दर्शित करता है कि जहाज को उसके उचित मार्ग से कभी बाहर ही नहीं ले जाया गया। अब इसमें से जो है कौन सी बात सही है, ये आपसे पूछना है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है कि कह रहा है ए स्वीकृति की प्रकृति के कथनों को साबित कर सकता है, क्योंकि यदि ए मर जाता तो वो रेलेवेंट होता कहाँ? सेक्शन 26 क्लॉज बी में रेलेवेंट हो जाता है ना। किस रूप में? आपके मृत्युकालीन कथन के रूप में, है ना। लिखा है बीएसए के तहत दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के संबंध में मौखिक स्वीकृतियों को सुसंगत बनाया गया है। ठीक है, कहाँ बनाया गया है ये आपसे पूछना है। तो आपके सेक्शन 20 में, ठीक है, धारा 20। नेक्स्ट है लिखा है दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां तब सुसंगत होती हैं जब, कब होती हैं? उन्हें साबित करने का प्रस्ताव देने वाली पार्टी यह दर्शाती है वह इसका द्वितीय साक्ष्य देने को अधिकृत है। Next. लिखा है जैसे कि कौन सी धारा केवल सिविल मामलों से संबंधित, कौन सी धारा है बताइए? तो आपके 21, ठीक है, धारा 21। नेक्स्ट लिखा है बीएसए की निम्नलिखित में से कौन सी धारा आपराधिक मामलों के निस्तारित नहीं करती? कौन सी धारा करती है आपके? नहीं करती है, धारा 21 करती। ठीक है, ये केवल और केवल किस मामले में लागू होता है? सिविल मैटर में लागू होता है, ध्यान रखिएगा। धारा 21 संबंधित है, किससे संबंधित? तो सिविल मामलों की स्वीकृति से संबंधित है, अभी हम बताएं। नेक्स्ट लिखा है जब कोई व्यक्ति इस शर्त पर स्वीकृति करता है कि इसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा तो यह उसके विरुद्ध साबित नहीं की जा सकती है। कहाँ प्रावधानित है ये बात? ये आपसे पूछता है। तो धारा 21, ठीक है। लिखा है बिना किसी पूर्वाग्रह से दी गई संसूचना संरक्षित है, कहाँ? धारा 21। लिखा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 23 की व्याख्या में प्रस्तुत शब्द बैरिस्टर, लीडर, अटॉर्नी, वकील को बीएसए किस शब्द से प्रतिस्थापित किया गया? तो किस शब्द से? एडवोकेट। ठीक है, जो पहले था आपका शब्द उसको हटा करके एडवोकेट कर दिया गया। अब ये जो बात है ये आपके जो 23 लिखा हुआ है, ठीक है, ये बात जो है 21, ये पुराना सेक्शन जो है वो बताया गया, ठीक है। इन सबको हटा करके वकील सब कर दिया, अधिवक्ता। ठीक है, लिखा है बीएसए के अभिकथन है ना, कैसे है ये आपसे पूछ रहा है। तो पहला लिखा है कि कथन एक जाति है, स्वीकृति एक प्रजाति है और संस्वीकृति उप प्रजाति है। सही है पहला।
दूसरा क्या कह रहा है कि कथन और स्वीकृति एक प्रजाति है और संस्कृति उपप्रजाति है। दूसरा भी सही है। तीसरा क्या कह रहा है, कथन और स्वीकृति एक जाति है और संस्कृति प्रजाति है। तो अभी हम लोग ऑलरेडी देख चुके है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। क्या ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट लिखा है एक स्वीकृति गठित करती है। क्या गठित करती है, तो मौलिक साक्ष्य। अभी हम लोग देखे थे ना स्वीकृति कहता है मौलिक साक्ष्य। नेक्स्ट लिखा है कि बीएसए की कौन सी धारा प्रावधान करती है कि स्वीकृतियां निश्चायक सबूत नहीं होती लेकिन विबंध के रूप में काम करती है। कौन सा है, सेक्शन 25 बताया ना अभी। चलिए, तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। तो चलिए, उम्मीद है कि आज का एमसीक्यू वाला लेक्चर सीरीज आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो आए समय समय पे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए जिसको भी इसकी जरूरत है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।